बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 6 को। इसमें प्लीडिंग्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑर्डर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें पार्टीज टू सूट को हमने डिस्कस किया। ऑर्डर 2 में हमने फ्रेमिंग ऑफ सूट को डिस्कस किया, यानी काजेज ऑफ एक्शन के हवाले से। और ऑर्डर 3 में हमने कि एजेंट के जरिए या इन पर्सन या वकील के जरिए किस तरह सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, इसको डिस्कस किया। इसके अलावा ऑर्डर 4 में हमने फाइलिंग ऑफ सूट को, उसका प्रोसेस, उसको डिस्कस किया। ऑर्डर 5 में हमने समनिंग यानी डिफेंडेंट्स की समनिंग के हवाले से तफसीलन डिस्कस किया। अब हम ऑर्डर 6 को डिस्कस करते हैं कि प्लीडिंग। इस ऑर्डर में अहम जो चीजें हैं वो इसका रूल 2 है, जिसमें क्या कुछ इसके अंदर मौजूद होना चाहिए उसको डिस्कस किया गया है। और इसमें रूल 4 है पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, और अगर नहीं देते तो उसकी सूट में फिर उसके नुकसानात क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑर्डर 15 जो है, रूल 15 जो है, उसको डिस्कस करेंगे। 14 खसूसन पहले प्लीडिंग्स टू बी साइंड, किस तरह उसको साइन किया जाएगा, वेरिफिकेशन के हवाले से 15 है। और 16 ऐसी चीज को कोई जिसमें कोई सेकेंडुलस चीज अगर दावा के अंदर मौजूद है या रिटन स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, उसके हवाले से कोर्ट के इख्तियारात, उसको डिस्कस करेंगे। और किस मौका पर 617 की जो एप्लीकेशन है वो दी जा सकती है, और दावा के अंदर या रिटन स्टेटमेंट के अंदर कोई हम जो है वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मुख्तसरन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लीडिंग को। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग के अंदर दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। जब हम सूट कोई फाइल करते हैं तो उसमें सबसे पहले यही डिस्कस किया गया है कि हर सूट जो है वो एक प्लेंट की शक्ल में होगा। अब प्लेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट और इसमें जनाब प्लेंट दोनों शामिल हैं। प्लीडिंग के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों शामिल हैं। तो प्लेंट कैसे होगी? इसमें रूल 2 ये कहता है कि प्लेंट जो है वो every pleading shall contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies from his claim or defense। यानी जो पार्टी जो है अपने क्लेम में या अपने डिफेंस में जिस मुद्दा को बयान करना चाहती है उसको कंसाइज मैनर में, उसको मुख्तसरन बयान किया जाएगा। उसको पैराग्राफ की शक्ल में भी बयान किया जा सकता है। अगर पैराग्राफ की शक्ल में उसको बयान किया जाएगा तो फिर उसको कंसेक्टिवली यानी पैरा नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरह बयान किया जाएगा। और उसको जब रिटन स्टेटमेंट में उसका आएंगे तो उसमें जनाब पैरावाइज ही उसको आंसर किया जाएगा। अब इसमें एक बहुत अहम चीज जो डिस्कस की गई है रूल 2 में वो ये कि इसमें जो मटेरियल हम डिस्कस करेंगे उसको हम नंबर देंगे। अगर पैरावाइज आ रहे हैं तो पहले उसको नंबर देंगे, फिर अगर डेट्स हैं या सम्स हैं या नंबर्स हैं तो फिर डेट्स को, सम्स को या नंबर्स को हम लिखेंगे फिगर्स में। उसको हम उर्दू में नहीं लिखेंगे, या उर्दू में लिखेंगे तो फिगर्स के साथ फिगर्स लाजम लिखेंगे, फिर हम उर्दू में लिखेंगे। तो फिगर्स जो हैं जब आएंगे डेट्स, सम्स और नंबर्स तो उसको हम लिखेंगे फिगर्स में, और इसके साथ लफ्ज मौजूद है शैल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। तो ये कंपलसरी है। अब इसमें जनाब अहम चीज आगे आ गई कि रूल 4 पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। अगर प्लीडिंग में एक इल्जाम लगाया जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन का, फ्रॉड का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, विलफुल डिफॉल्ट का और अनड्यू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा इल्जाम लगाया जाता है, तो फिर इसमें उसको एग्जेम्पलीफाई किया जाएगा दावे के अंदर कि जनाब अगर मिसाल के तौर पर एक फ्रॉड का एलिगेशन लगा दिया, बहनों ने दावा दायर कर दिया भाई के खिलाफ कि भाई ने बाप की आखिरी उम्र में बाप से फ्रॉड करते हुए इस प्रॉपर्टी को जो है अपने नाम पर मुंतकिल करवा लिया ताकि बहनों का ना जाए। अब बहन जब इसको एलेज करेगी अपने दावा के अंदर तो फिर उसको एग्जेम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, वाज़ेह करना पड़ेगा कि उस शख्स ने यानी भाई ने किस तरह बाप के साथ फ्रॉड किया। मिसाल के तौर पर वो कह सकती है कि भाई ने जनाब पटवारी से मिलकर या तहसीलदार से मिलकर रपट रोजनामा जो है उसके ऊपर थंब इंप्रेशंस जो हैं वालिद के जो कि फौत हो चुका है वो जाली हैं, उसने नहीं लगाए, या उसकी जगह पर किसी दीगर शख्स ने लगाए, या वालिद से जबरदस्ती लगवाए गए, या दीगर कोई भी जो फ्रॉड का मोड होगा वो बयान करना होगा प्लेंट के अंदर। अगर सिंपल फ्रॉड का लफ्ज मौजूद है और उसका मोड बयान नहीं किया जा रहा तो फिर याद रखिए कानून ये कहता है कि जो चीज आप अपनी प्लीडिंग में नहीं लाते आप उसको एविडेंस में भी नहीं ला सकते। इस हवाले से ये जजमेंट है PLJ 2009 सुप्रीम कोर्ट 375। इसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेयर करती है
If a plea has not been taken in a plaint, no amount of evidence can be looked into upon such pleadings not specifically taken up in plaint. तो प्लेट में जिस चीज को आप स्पेसिफिकली नहीं लेंगे उसे आप एविडेंस में भी नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्लीडिंग में जो कुछ आप साबित करना चाह रहे हैं वो बेशक कंसाइज मैनर में हो, लेकिन इतना शानदार तरीके से वाज़ेह तौर पर लिखा जाना चाहिए कि जब आप उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस लाएं तो आपकी एविडेंस जो है आपके दावा या आपके जवाब दावा जिस शक्ल में भी प्लीडिंग हो उससे मुताबिकत रखती हो। तो कोई ऐसी चीज जो आपकी प्लीडिंग में, आपकी स्टेटमेंट में यानी प्लेट में या आपकी रिटन स्टेटमेंट में अगर मौजूद नहीं है तो फिर आप उसको अपनी एविडेंस में नहीं ला सकते। अब इसमें बहुत अहम चीज आ जाती है, इसका रूल 14 है। जो प्लीडिंग्स है उसको साइन किया जाएगा। साइन कौन करेगा उसको? या तो वो इन पर्सन साइन करेगा प्लेंटिफ, लेकिन अगर प्लेंटिफ ऑथोराइज कर रहा है अपने किसी एजेंट को तो वो इसको साइन करेगा। और अगर एजेंट भी मौजूद नहीं है और वो ऑथराइज कर रहा है अपने प्लीडर को यानी अपने एडवोकेट को तो वो भी इसको साइन कर सकता है। अब अगर ऐसा होता है कि प्लीडिंग्स को साइन नहीं किया जाता और रह जाता है, 7 रह जाता है, तो लेटर ऑन भी उस पर सिग्नेचर्स आ सकते हैं प्लीडर के इन पर्सन जैसे भी सूरत हाल हो। तो जब प्लीडिंग को मुकम्मल कर लिया गया, दावे को मुकम्मल कर लिया गया तो फिर उसकी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो उसको वेरीफाई किया जाएगा किस तरह से? उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी वेरिफिकेशन के हवाले से। तो वेरिफिकेशन के हवाले से भी वर्ड जो है यहां पर शेल है तो ये कंपलसरी है। तो उसमें जनाब जो पैराग्राफ्स हैं देखें, इसकी लैंग्वेज को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बहुत अहम है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड ऑन ओथ। ऑन ओथ उसको वेरीफाई किया जाएगा और सॉल्व अफर्मेशन एट द फुट यानी निचले हिस्से में बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज, यानी मुकम्मल तौर पर तमाम पार्टीज या उसको अफर्म करें ऑन ओथ या फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम जो है वो उसको अफर्म करे और उसको यानी हल्फन उसकी तस्दीक करे। और बाय सम अदर पर्सन प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद, या कोई ऐसा शख्स जिसको प्लेंटिफ जो है वो ऑथोराइज कर रहा है कि वो ऐसा कर सके। अब इसका सब रूल 2 ये कहता है द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई द रेफरेंस टू दी नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग्स, यानी प्लीडिंग्स में अगर आपके नंबर्स मौजूद हैं तो जिन नंबर्स को वो अपने नॉलेज की बुनियाद के ऊपर वेरीफाई कर रहा है और जिन नंबर्स को वो अपनी इंफॉर्मेशन जो उसे दी गई है उसकी बुनियाद के ऊपर वेरीफाई कर रहा है उनको वो लिख देगा। जैसे पैराग्राफ नंबर 1 से 6 को मैं अपने नॉलेज की बुनियाद पर, यकीन की बुनियाद पर, और 6, 7 से लेकर 10 को मैं अपने इल्म की बुनियाद पर उनकी मैं तस्दीक कर रहा हूं। तो इस तरह उसकी तस्दीक होगी। द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट, इसके ऊपर इसमें तारीख आ जाएगी, ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड। तो जब वेरिफिकेशन के नीचे जब आप सिग्नेचर करेंगे तो आप लिखेंगे आज मोरखा फला तारीख को फला शहर में और फला मकाम पर मैंने इसको दस्तखत इस पर किए। अब जनाब सूरत हाल ये हो गई कि नॉन वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स ऑन ओथ और सोल्म एफर्मेशन बिफोर पर्सन authorized to administrator oath, such pleadings would be deemed not duly verified on oath। तो ओथ के ऊपर इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब जनाब बहुत ही अहम चीज आ गई कि स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी हासिल है अगर कोई दावा फाइल किया गया उसकी प्लीडिंग के अंदर ऐसी कोई चीज मौजूद है जो स्कैंडुलस है, जो स्कैंडुलस है या इजाफी है या ऐसी है कि जो दावा को यानी उसकी प्रोसीडिंग को तवालत दे रही है, तो उस शक्ल में कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है। इसमें रूल 16 है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स के हवाले से कि जनाब अगर कोई चीज जो है वो एम्बेरसिंग है, अननेसेसरी है, स्कैंडुलस है या वो प्रेजुडिस है किसी चीज से या वो ट्रायल को डिले कर रही है तो कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो उस चीज को स्ट्राइक आउट कर सकती है और स्ट्राइक आउट करके वो क्या कहेगी मुद्दई से कि जनाब इस चीज को निकालो और नए सिरे से इस प्लेट को तहरीर करके लाओ। अब 617 इसमें बहुत अहम है। 617 जो है ऑर्डर 6 रूल 17 वो ये कहता है कि अगर कोई पार्टी किसी मरहले पर किसी पार्टी को इसमें पार्टी को ऐड करने के हवाले से तो 110 भी है, किसी तहरीर को इसके अंदर ऐड करना चाहे, कोई चीज 7 रह गई या कोई चीज ऐसी हो गई जो बाद में पैदा हुई। मिसाल के तौर पर एक सूट फाइल कर लिया गया, एक जमीन के बारे में अलिफ सूट करता है बे के खिलाफ। अब बे क्या करता है जनाब के ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस सूट
وہ کیا کرتا ہے کہ اس پراپرٹی کو سی کو یعنی تے کو جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے. فروخت کرنے کے بعد اب پراپرٹی چلی گئی تے کے پاس یعنی سی کے پاس. اب کیا ہوگا کہ چونکہ پراپرٹی میں سی کا بھی مفاد آ گیا، جبکہ سوٹ جو ہم نے فائل کیا ہوا ہے وہ اے نے بی کے خلاف کیا ہوا ہے. اب کیا ہوگا کہ سی کو اس میں پارٹی بنایا جانا ضروری ہو جائے گا. تو سی کو اس میں پارٹی بنانے کے حوالے سے ایک اپلیکیشن فائل کرے گا مدعی کہ جناب اس میں ایسی صورتحال ہوگی کہ یہ نیا بندہ اس کا انٹرسٹ اس میں آ گیا تو اس کو پارٹی بنا جائے. مثال کے طور پر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس کے جو ہے وارثان جو ہے ان کو پارٹی بنانا ہو تو بھی 617 میں آئیں گے، اور کورٹ اس کو اپلیکیشن دی جائے گی تو کورٹ اس کو الاؤ کر سکتی ہے، اور الاؤ کرنے کے بعد اس میں پارٹیز کا اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے تحریر کا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسی کوئی تحریر، ایسی کوئی امینڈمنٹ جو دعویٰ کے لیکوناز کو فلفل کرنے کے لیے لائی جا رہی ہو یا جس سے دعویٰ کی نیچر تبدیل ہو جائے، ایسی امینڈمنٹ کی کورٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی. دوبارہ واضح کر دوں کہ جو پارٹیز کو ایڈ کرنے کے حوالے سے آرڈر 1 رول 10 کا حوالہ ہے، اس میں جو امینڈمنٹ آ رہی ہے وہ اس کی تحریر میں، اس کے مندرجات میں کسی قسم کی امینڈمنٹ آپ چاہ رہے ہیں تو وہ جناب ہو سکتی ہے، لیکن اس میں میلافائڈ انٹینشن مت ہو بلکہ گڈ فیتھ میں کیا جا رہا ہو تو اسے کورٹ کسی سٹیج پر بھی الاؤ کر سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی. اگر کورٹ یہ سمجھے گی کہ ایسی امینڈمنٹ جو ہے وہ کسی لیکونا کو فلفل کرنے کے لیے، کچھ کمی کو دور کرنے کے لیے، یا مطلب کسی حوالہ سے، کسی اس کو ڈیلے ٹیکٹک کے حوالے سے، یا دیکھ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، تو پھر عدالت اس کی درخواست کو خارج کر سکتی ہے. اچھا جی، درخواست آ گئی اور امینڈمنٹ کی اجازت بھی ہو گئی، اور اس پر جناب کیا ہو رہا ہے کہ امینڈمنٹ کرنے کے بعد جب کورٹ کہتی ہے کہ آپ جو ہے ود ان اتنے ٹائم کے اس کو امینڈ کر دیں، اگر اس کو امینڈ کر کے سوٹ فائل نہیں کیا جاتا یا ریٹن سٹیٹمنٹ فائل نہیں کیا جاتا تو جو ٹائم کورٹ نے دیا ہے اس میں اگر نہیں کیا جاتا تو کورٹ جو ہے اس کو اس امینڈمنٹ کے حوالے سے جو آرڈر اس نے دیا تھا اس کو منسوخ کر دے گی اور اس کے رائٹ آف امینڈ کو جو ہے اس کو وہ ختم کر دے گی. ٹھیک ہے، مزید یہ یا پھر اس کو جو ہے مزید ٹائم بھی کورٹ دے سکتی ہے. اب اگر کوئی ٹائم کورٹ نے نہیں دیا تو رولز 14 یہ کہتا ہے کہ 14 دن کا ٹائم موجود ہے، جہاں پر کوئی ٹائم کورٹ ڈسکس نہیں کرتی کہ اتنے دن کے اندر اس امینڈمنٹ کو کرنے کے بعد سٹیٹمنٹ یعنی پلیٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کی جائے. تو اگر کوئی ٹائم کورٹ نے ڈسکس نہیں کیا تو پھر 14 دن کا ٹائم ہے، اور 14 دن کے ٹائم کے اندر بھی اگر امینڈمنٹ کر کے پلیٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ سبمٹ نہیں کی جاتی تو جناب کیا ہوگا، رائٹ آف امینڈمنٹ جو ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے آج پڑھا پلیڈنگ کے حوالے سے آرڈر 6 کو. ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ میں آرڈر 7 کو، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے اسے پڑھیں گے. تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.